गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चे, इससे पहले हम लोगों ने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा था। ब्लड की कंपोजिशन में हम लोगों ने सॉलिड मटेरियल, लिक्विड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, लिक्विड मटेरियल में केवल और केवल प्लाज्मा थी। कितने परसेंट? 55%। अगर 55% ऑलरेडी प्लाज्मा थी, अगर इस 50% को अपने आप में मैं क्या मान लूँ, 100% मान लूँ, तो इसमें 90 से लेकर 92% तक कौन सा होता है? वाटर होता है। 7 से 8% तक प्रोटीन होता है और 1 से 2% तक उसमें आयंस होते हैं। चाहे वो ग्लूकोज की बात करें, चाहे वो सॉल्ट की बात करें, यानी चाहे वो और कुछ भी आयंस या मिनरल्स की बात करता है, तो वो 1 से 2% के अंदर ही रहता है। कल हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में कंप्लीट स्टडी की थी। आज हम लोग प्लाज्मा से आगे बढ़ते हुए कहाँ पर चलते हैं? आरबीसी की तरफ चलते हैं। आरबीसी से कितने पॉइंट निकाल सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है और बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करना है। अगर सबसे पहले मैं आरबीसी से आपसे फुल फॉर्म पूछूं कि सर आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बोल रहा है कि सर रेड ब्लड सेल। क्या बोलोगे बच्चे? रेड ब्लड सेल, या तो कार्पस्कल लिख देना, तो बेहतर है कि आप कार्पस्कल लिखो तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? इसको बोला जाता है लाल रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ। सबसे पहले तो यही पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि सर जो आरबीसी होता है, आरबीसी की डिस्कवरी किसने की थी? यानी आरबीसी की अगर आपसे डिस्कवरी पूछा जाए कि आरबीसी डिस्कवर्ड बाय, तो बच्चे आपको लिखना है आरबीसी किसने खोजा था। आपको बोलना है ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने, यानी कि एक एवी ल्यूवेनहॉक करके साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले आरबीसी की खोज की। तो अगर खोजकर्ता पूछता है तो बच्चे आपको खोजकर्ता में किसका नाम लिख के आ जाना है? खोजकर्ता में आपको नाम लिख के आ जाना है ल्यूवेनहॉक का, ल्यूवेनहॉक का। ठीक है, फिर आगे चलते हैं कि सर ये जो ल्यूवेनहॉक था, इस ल्यूवेनहॉक ने और भी बहुत सारे काम किए थे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ल्यूवेनहॉक ने बच्चे किसकी खोज की थी? लिविंग सेल, यानी कि जिंदा सेल की खोज इसी बंदे ने की थी। लिविंग सेल यानी कि जीवित कोशिका की खोज इसी बंदे ने। अगर बैक्टीरिया की पूछता है बच्चे, तो बैक्टीरिया की खोज भी इसी बंदे ने की थी। अगर प्रोटोजोवा की खोज पूछता है तो बच्चे प्रोटोजोवा भी इसी बंदे ने खोजा था। आपसे मसल्स सेल यानी कि आपसे मांसपेशीय कोशिका की खोज पूछे, मसल सेल, तो भी किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉक ने। और स्पर्म सेल अगर पूछा जाए कि स्पर्म सेल किसने खोजी थी, तो दोस्त स्पर्म सेल भी किसने खोजी थी? ल्यूवेनहॉक ने खोजी थी। अब आगे चलते हैं। ल्यूवेनहॉक की एक बुक का भी नाम है, आपने बहुत अच्छे से पहले भी पढ़ा है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। इसकी अगर किताब का कभी भी नाम आता है, आपको लिखना है सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का रहस्य। ये एक किताब का नाम है। फिर आगे चलते हैं सर कि जो आपके आरबीसी होती है, आरबीसी कहाँ पर बनती है? तो आपको बोल रहे हैं कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, ये बच्चे कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। यानी अगर आपसे निर्माण पूछता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो दोस्त आपको कल भी मैंने बोला था और आज भी बोल रहा हूँ कि कहाँ पर होता है? बोन मैरो में। ध्यान रखना है, बोन मैरो कभी भी पूछे कि बोन मैरो कौन सा पार्ट होता है, तो आपको बोलना है हड्डियों के बीच का जो खाली स्थान होता है, वहाँ एक कैविटी पाई जाती है। उस कैविटी में जो मटेरियल होता है दैट इज़ कॉल्ड अस्थि मज्जा, यानी कि वहीं पर आरबीसी, वहीं पर डब्ल्यूबीसी, वहीं पर प्लेटलेट्स और वहीं पर प्लाज्मा, सब कुछ क्या होता है दोस्त? तो आपको बोलना है वहीं पर उसका निर्माण होता है। लेकिन जब आप बच्चे न्यूली बॉर्न बेबी थे या बहुत छोटे बेबी थे, तब पर कहाँ पर बन रहा था? आप एम्ब्रियो अवस्था में थे, तो आपको बोलना है इन एम्ब्रियो, एन एम्ब्रियो आरबीसी फॉर्मेशन टेक प्लेस इन लीवर और स्प्लीन। ठीक है, यानी कि जब आप शिशु अवस्था में, एम्ब्रियो यानी कि जब आप भ्रूण अवस्था में थे दोस्त, तो भ्रूण अवस्था में जो आपका ब्लड बन रहा था वो कहाँ पर बन रहा था? आरबीसी तब आपकी लीवर या स्प्लीन में बन रही थी, क्योंकि उस समय आपकी अस्थि मज्जा इतनी मजबूत नहीं थी कि वहाँ पर आपका आरबीसी बन जाए। तो भ्रूण अवस्था में पूछे कहाँ पर आरबीसी बनती है, तो बच्चे आपको बता देना है कहाँ पर बनती है। तो बता देना है या तो लीवर, यानी कि जिसको यकृत या जिगर कहते हैं, इसी को ही यकृत और इसी को ही बच्चे जिगर कहते हैं। और ये ऑप्शन में ना मिले बच्चे तो फिर एक और चेक कर लेना है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा, या फिर क्या चेक कर लेना दोस्त? प्लीहा चेक कर लेना। तो इनमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। आपसे क्वांटिटी पूछा जाएगा कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कभी भी क्वांटिटी इसकी पूछे तो सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है बच्चे? क्वांटिटी। और क्वांटिटी में आपको पता है, यानी कि अगर इसकी मात्रा पूछे तो लगभग, यदि आप मेल हो
तो बच्चे मेल में होती है लगभग 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। यानी 100 हीमोग्लोबिन में कितनी होनी चाहिए, 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन तक। और अगर आप फीमेल हो तो बच्चे फीमेल में थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर ब्लड और हीमोग्लोबिन कम होता है। तो आपको लिखना है 4.0 से लेकर 4.5 मिलियन प्रति 100 ml HB, यानी 100 ml किस्म बच्चे HB में आपको इतनी क्वांटिटी लिखाना। अगर आप मेल हो तो मेल में 4.5 से 5.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, और यदि आप फीमेल हो तो फीमेल में 4 से लेकर 4.5 मिलियन प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, लगभग इतना करीब होता है इनका। अगर आपसे लाइफ स्पेन पूछे बच्चे कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है, यानी कि जीवन काल, कभी भी इनसे आपको जीवन काल पूछे कि बच्चे ये बताओ कितने दिनों तक ये जीवन जी सकती हैं, तो बता देना है कि इनकी जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो 120 दिन की। अगर 120 दिन में ये नहीं मरती हैं तो ये हमारे बॉडी में लगातार बढ़ती जाती है, जिसके कारण आगे चल के हमें पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी हो जाती है। यानी ज़्यादा आरबीसी बढ़ना भी हमारे लिए कैसा हो सकता है दोस्त, नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर इसमें क्या याद रखना है कि सर जो आपका आरबीसी होता है, आरबीसी की अगर क्वांटिटी की बात करें तो मैंने लिख दिया। अगर मैक्सिमम आपसे पूछे कि ये मरती कहाँ पर हैं, तो मैक्सिमम इनकी जो डेप्थ होती है, यानी कि इधर मैं लिख दूँ इधर ही कि जो आरबीसी की मैक्सिमम डेथ होती है, मैक्सिमम डेथ सबसे ज़्यादा ये कहाँ मरती हैं बच्चे, तो बता देना है ये मरती हैं, पहले जाती हैं मरने के लिए लीवर में, और लीवर जब बचा देता है तो ये जाती हैं स्प्लीन में। कहाँ जाते हैं बच्चे, स्प्लीन में। यानी अगर मृत्यु की बात करें कि सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ पर होती है, तो सबसे पहले तो ये मरने के लिए यकृत के पास जाती हैं, लेकिन यकृत अगर छोड़ देता है तो ये कहाँ पर चली जाती हैं, प्लीहा के पास, और 100% प्लीहा उसको क्या कर देता है, मार देता है। इसलिए प्लीहा या स्प्लीन को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है क्या, तो बच्चे आपको बोल रहा है कि ब्लड बैंक बोला जाता है। ह्यूमन का ब्लड बैंक बोले तो स्प्लीन को ही बोला जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी पूछे, आरबीसी का कब्रिस्तान भी पूछता है, तो भी आपको स्प्लीन पर ही टिक मारना है। क्लियर है। तो अगला पॉइंट क्या आता है कि सर मैक्सिमम डेथ कहाँ होती है, पहले लीवर में फिर स्प्लीन में। अगर दोबारा से पूछा जाए कि मान लो किसी व्यक्ति के अंदर एनीमिया नामक डिसीज़ हो जाती है, तो कुछ हद तक ये आरबीसी दोबारा से रीजनरेट कर जाती है। कुछ हद तक की मैं बात कर रहा हूँ, 100% नहीं। अगर 100% रीजनरेट हो जाती तो दोबारा से आपको बाहर से ब्लड लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, वहीं मरती वहीं वापस से क्या हो जाती, रीजनरेट हो जाती। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि रीजनरेशन का मतलब ये है कि कुछ हद तक रीजनरेशन, कुछ हद तक, यानी दोबारा से इनका पुनर्जन्म हम बोल सकते हैं। और दोबारा से जो पुनर्जन्म होता है ये बच्चे जहाँ पर मरती हैं वहीं पर होता है, यानी कि पहला तो लीवर में और बचे हुए स्प्लीन में, पहले तो लीवर में और फिर बचा हुआ स्प्लीन में। ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ से एक चीज़ और देखने को मिलती है कि सर जो स्प्लीन होता है यहाँ पर मैक्सिमम डेथ भी होती है, मैक्सिमम डेथ भी होती है और मैक्सिमम रीजनरेशन भी यहीं पर होता है। तो इसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसे ही बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। हिंदी में क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो भैया आरबीसी का कब्रिस्तान कभी भी आपसे पूछता है तो बच्चे आरबीसी के कब्रिस्तान में आपको याद रख लेना किसे कहा जाता है, स्प्लीन को। किसको कहा जाता है, स्प्लीन, यानी कि प्लीहा को। बहुत अच्छा पॉइंट है। आपसे बोले कि आपके बॉडी में बैग लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है, आपके शरीर में थैलेनुमा संरचना, बैग लाइक स्ट्रक्चर कभी भी कोई पूछ ले कहीं भी तो आपको बता देना है कि थैलेनुमा संरचना हमारे शरीर में कौन है, तो थैलेनुमा संरचना में भी आपको यही लिखना है क्या, तो दोस्त लिखना है स्प्लीन। क्या लिखना है, स्प्लीन लिखना है बहुत अच्छे से, यानी कि प्लीहा। प्लीहा ही वो अंग होता है जो हमारे बॉडी में लाइक अ बैग होता है, थैले के जैसा। नेक्स्ट अगला अगर पूछे कि देखो मैंने अभी आपको बोला एक चीज़ कि कभी कभी हमारे बॉडी में एनीमिया हो जाता है तो ब्लड की कमी हो जाती है। ब्लड की कमी होना मतलब आरबीसी कम होना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर क्वांटिटी की बात करेंगे तो आरबीसी हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा होती है, जो मिलियंस में होती हैं, और यही इसी की क्वांटिटी कम होना मतलब ब्लड की क्वांटिटी कम होना। तब ऐसी कंडीशन में ये दोबारा से जो आरबीसी मर गई थी वो दोबारा से रीजनरेट हो जाती हैं स्प्लीन में। तो स्प्लीन को बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन। एक और इसका नाम है ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन। मानव का ब्लड बैंक पूछे तो भैया स्प्लीन को ही लिख के आ जाना है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन। आपसे मानव का ब्लड बैंक पूछे
मानव का ब्लड बैंक। तो भैया मानव का जो ब्लड बैंक होता है ये किसे कहा जाता है? तो बच्चे बोल देना स्प्लीन। यानी स्प्लीन में 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला आपको क्या याद रखना है कि जो स्प्लीन होता है यहाँ आरबीसी मरती हैं तो इसको आरबीसी का कब्रिस्तान यानी कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड कहा जाता है। दूसरा, यहाँ पर आरबीसी दोबारा से रीजनरेट होती हैं तो ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछे तो भी स्प्लीन लगा के आ जाना। तीसरा, थैलेनुमा संरचना बॉडी में अगर कोई ऑर्गन है तो वो कौन सा है? स्प्लीन है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से क्या करना है दोस्त? याद रखना है। सर आपको कैसे पता कि ये मैक्सिमम नंबर में थे? तो मैंने कल आपको एक चार्ट बनाया था, मैं उस चार्ट को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। उस पूरे अगर आपने डिटेलिंग कर लिया उस चार्ट का तो आपकी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ से देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सर जो हमारे ब्लड में 3 चीज़ें थी, एक थी आरबीसी, एक थी बच्चे डब्ल्यूबीसी और एक थी बच्चे प्लेटलेट्स। हिंदी में तीनों की अगर मैं बात करूं तो आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबी को श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स को बिंबाणु कहा जाता है। आरबीसी की क्वांटिटी पूछे तो बच्चे ये होती हैं मिलियंस में। किस में होती हैं? मिलियंस में। अगर डब्ल्यूबीसी की पूछे तो ये होती हैं बच्चे थाउजेंड्स में यानी हज़ार में, ठीक है। और प्लेटलेट्स की पूछे तो ये होती है बच्चे लैक्स में यानी कि लाख में। आपको याद रखना है। अच्छा ये बेटा मिलियन में है। किस में है? मिलियन में। ये बेटा हज़ारों में है, हज़ारों में। और अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं तो ये लाखों में है। अब आप दोनों में बहुत ध्यान से कंपैरिजन कर सकते हैं, तीनों में एटलीस्ट। कैसे कंपैरिजन करोगे? सर अगर हमें आरबीसी की बात करूं, जहां आपको आरबीसी 600 मिलेंगी वहां डब्ल्यूबीसी आपको केवल 1 मिलेगी और प्लेटलेट्स आपको 40। ये वाला रेशियो आपको याद रख लेना। आप खुद सोचिए कि जहां पर 600 अगर आरबीसी है वहां पर डब्ल्यूबीसी केवल 1 है और प्लेटलेट्स कितनी है? 40। अगर किसी 2 का भी रेशियो पूछा जाता है तो यही रेशियो उठा लेना। डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स 140, आरबीसी प्लेटलेट्स 640, कुछ इस तरीके से। और जो संख्या में ज़्यादा होती हैं आप यकीन मानो कि वो साइज़ में बिल्कुल छोटी होती होंगी। सर कैसे पता? क्योंकि जो छोटा होता है वहीं साइज़ में छोटा होने के कारण ही ये नंबर में कैसा होता है? ज़्यादा होता है। नंबर में कैसा? ज़्यादा। तो भैया अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी को बोला जाता है स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। क्या बोला जाता है? स्मॉलेस्ट ब्लड सेल। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, सबसे छोटी रक्त कोशिका, है ना। सबसे छोटी आपसे रक्त कोशिका पूछे तो बच्चे सबसे छोटी रक्त कोशिका तो आरबीसी लिख के आ जाना है। ब्लड की सबसे छोटी कौन सी है? आरबीसी। अच्छा ये जो होती है ये साइज में क्या सी होती है? बड़ी होती है। इसको बोला जाता है लार्जेस्ट सेल ऑफ लार्जेस्ट ब्लड सेल। लार्जेस्ट ब्लड सेल हिंदी में क्या बोलेंगे? रक्त की सबसे बड़ी कोशिका। रक्त की सबसे बड़ी कोशिका। रक्त की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। तो हमारे जो रक्त होता है उसकी सबसे बड़ी पूछे तो डब्ल्यूबीसी और सबसे छोटी पूछे तो आरबीसी। और तीनों का फॉर्मेशन आप देखो, तीनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो। क्लियर है? अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे कि सर मान लीजिए अगर कभी भी आरबीसी का आपसे शेप पूछे, आकार पूछे कि भैया आरबीसी का आकार बताइए, तो कभी दोस्त आपसे आरबीसी का शेप पूछे, आकार, तो शेप में आपको पता है यानी कि आकार में किस आकार की होती हैं, तो बच्चे आपको बता देना है डम्बल शेप। यानी जो आरबीसी होती है ये किस शेप की होती हैं? डम्बल शेप की, ठीक है। डम्बल शेप यानी डम्बल आकार की, डम्बल आकार की। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। किस आकार की होती हैं? डम्बल आकार की होती है, कभी भी कोई पूछ ले। अच्छा आरबीसी के अंदर एक और चीज़ होती है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आपको बता देना है न्यूक्लियस कैसा होता है बच्चे? एब्सेंट। किसके अंदर होता है? इन आरबीसी। इन आरबीसी, जो आरबीसी होती है उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बट अगर आपसे पूछे कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक तो अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके ब्लड की आरबीसी में न्यूक्लियस है। केंद्रक तो जनरली तौर पर कैसा होता है बच्चे? अनुपस्थित होता है। किसमें? आरबीसी में। किसमें? आरबीसी में। बट कुछ ऐसे जानवर हैं, जैसे अगर मैं एब्सक्शन केस की बात करूं, एब्सक्शन केस में किसको याद रख लेना है? सबसे पहले कैमल यानी कि ऊँट, दूसरा बच्चे जिराफ, दूसरा क्या याद रखना है? जिराफ। और तीसरा आपको याद रख लेना है लामा।
क्या याद रख लेना, लामा। ये 3 ऐसे एनिमल्स होते हैं, 3 ऐसे जानवर होते हैं जिनकी आरबीसी में दोस्त क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बाकी किसी की आरबीसी में न्यूक्लियस हमेशा कैसा होता है बच्चे, एब्सेंट होता है, और इनमें कैसा होता है बच्चे, प्रेजेंट होता है। और एब्सेक्शन केस में आपको इसको याद रख लेना, उपस्थित। कैमल, ऊँट, जिराफ और लामा, 3 एनिमल्स का आपको नाम याद रख लेना है, ठीक है। चलिए आगे। चलो आपसे पूछे लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, ठीक है। अगर आपसे देखो अगला पॉइंट क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर है उसका मूड क्या है, कैसे क्वेश्चन बना सकता है, नहीं, पूरी तरीके से प्रिपेयर होके चलो। आपसे लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, हिंदी में क्या बोलोगे, संसार की सबसे बड़ी आरबीसी, संसार की सबसे बड़ी आरबीसी, संसार की सबसे बड़ी आरबीसी की अगर बात करें बच्चे तो आपको लिख रहे हैं एम्फाइसीमा। किस में होती है बच्चे, एम्फाइसीमा में होती है लगभग। आपसे पूछ लिया जाए कि एम्फाइसीमा एम्फीबियन होता है, ठीक है, या एम्फ्यूमा जिसको बोलते हैं, आप एम्फ्यूमा पढ़ लो तो और बेहतर है। एम्फ्यूमा, ये बच्चे एम्फ्यूमा एक एम्फीबियन होता है, ठीक है। क्या होता है, एम्फीबियन यानी कि उभयचरी, ये एनिमल्स होता है जिसमें सबसे बड़ी क्या होती है बच्चे, आरबीसी होती है। अच्छा, सबसे बड़ी आरबीसी अगर मैमल्स में पूछे कि सबसे बड़े आरबीसी मैमल्स में किस में होती है, तो एलिफेंट लगा के आना है, ठीक है। हाँ, दूसरे नंबर पे आपको लिखना है स्मॉलेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी, स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी, तो सबसे छोटी बच्चे आरबीसी में किसका नाम लिखना है, एलिफेंट का, एलिफेंट हाथी का, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे पूछा जाएगा कि सर ये तो स्मॉलेस्ट होगी किसमें, मामल्स, सॉरी लार्जेस्ट, किसमें, लार्जेस्ट। यहाँ पर सबसे छोटी की जगह बच्चे सबसे बड़ी लिखना मैमल्स की, और यहाँ स्मॉलेस्ट की जगह आपको लिखना है कौन सी, लार्जेस्ट, कौन सी, लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स। अच्छा, स्मॉलेस्ट पूछ रहे, मान लीजिए कि स्मॉलेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स एंड मैमल्स, संसार की स्तनधारी सबसे छोटी आरबीसी किसको कहा जाता है, तो बच्चे आपको मस्क डियर का नाम याद रख लेना है। किसका नाम, मस्क डियर, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है बच्चे कस्तूरी हिरन, कस्तूरी हिरन। इसमें सबसे छोटी क्या पाई जाती है, आरबीसी, चाहे वो संसार की पूछे और चाहे बच्चे आपसे वो किसकी पूछे, स्तनधारियों की पूछे, तो आपको बिना सोचे समझे किस पे लगा के आ जाना बच्चे, उस पे लगा के आ जाना। फिर आगे आता है कि सर इसका काम क्या है, आरबीसी का अगर आपसे काम पूछे कि आरबीसी का सर काम क्या है, देखो बहुत ध्यान से सुनना है। और जो आरबीसी होता है, इसी आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल, और रेड किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चे लेके आना। यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना बच्चे, कैरी करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो यही मेन काम होता है किसका, आरबीसी का। आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और ले आना। क्लियर है बच्चे, इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के अंदर ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन आपको पता है बहुत अच्छे से, कभी कोई पूछ ले आपसे तो बता देना है दोस्त कि ये एक हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स लेके घूमता है, बोलना 4। एक ही समय में एक हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स लेके घूमता है, तो बोलना है 4। आपको बिना सोचे समझे 4 पे टिक कर देना हमेशा। जो एक हीमोग्लोबिन होता है वो अपने साथ जो ऑक्सीजन को क्या करता है, कंबाइन करता है या सर्कुलेट कराता है, कितने, तो आपको बता देना बच्चे 4। कितने बता देना है, 4।
ठीक है। अब आगे आते हैं थोड़ी सी कि सर जब हीमोग्लोबिन जो ट्रांसफ़र कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है? नहीं। जितना भी मान लो ये आरबीसी क्या लाया था बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ये पूरा CO2 हमारे बॉडी से बाहर नहीं जाता, बॉडी से बाहर नहीं जाता, कुछ बचा रहता है। तो ये जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले जल के साथ कंबाइन करके H2CO3 बना लेता है, जिसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। क्या बोला जाता है बच्चे? कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक अम्ल जो होता है इसका उपयोग, आपसे कार्बोनिक अम्ल का अगर उपयोग पूछे, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल का उपयोग कभी भी आपसे पूछता है तो बच्चे आपको लिख के आ जाना है कि भैया जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, इन कोल्ड ड्रिंक्स में, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में जब आप ढक्कन खोलते हो तो जो गैस निकलती है बच्चे, वो कौन सी गैस होती है? कार्बोनिक एसिड होती है। कौन सी होती है बच्चे? कार्बोनिक एसिड होती है। और बताओ, हाँ, कभी भी एक और चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है हमेशा, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कौन सा विटामिन है जो वो आरबीसी को बनाने में मदद कर रहा है, तो आपको बताना है विटामिन B6, ठीक है, क्या बता देना है? विटामिन B6। क्लियर हो गया? चलो, अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले कि आरबीसी को बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो बच्चे विटामिन करता है, विटामिन B6 मदद करता है आरबीसी को बनाने में। ये पॉइंट भी बहुत अच्छा है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि मान लिया जाए हमारे शरीर में आरबीसी कम या ज़्यादा हो जाए तो नुकसान क्या है। देखो समझना मेरी बात को, अगर आरबीसी कम हो गई बच्चे, मैं इधर लिख रहा हूँ, मान लो अगला पॉइंट, आरबीसी आपके बॉडी में क्या हो जाए बच्चे, तो कम हो जाए, नीचे एरो का मतलब क्या है? कम गई हैं, तो कम हो जाए तो हमारे बॉडी में एक बीमारी हो जाती है जिसे बोला जाता है माइल्ड एनीमिया। क्या बोला जाता है? माइल्ड एनीमिया, ठीक है, एक तो याद रखना है। लेकिन अगर आपसे मान लो कि आपके बॉडी में आरबीसी ज़्यादा हो गई, आरबीसी कैसे हो गई? ज़्यादा, तो आपके अंदर एक बीमारी हो जाती है जिसको बोला जाता है पॉलीसाइथेमिया, साइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया। ये आपको याद रख लेना हमेशा, ये कभी ना कभी आपसे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि अगर आपके अंदर ब्लड के अंदर आरबीसी कम हो गई तो एनीमिया हो गया, यानी खून की कमी हो गई। और अगर ये ज़्यादा होगी, ज़्यादा कैसे हो जाएंगी? 120 दिन में जो आरबीसी ख़त्म हो जाना चाहिए थी वो ख़त्म नहीं होती हैं और नई आरबीसी बन जाती हैं और पुरानी ऑलरेडी पड़ी रहती हैं, तो ये ज़्यादा हो जाती हैं। और ज़्यादा हो जाती हैं तो एक बीमारी हो जाती है पॉलीसाइथेमिया। और पॉलीसाइथेमिया का मतलब होता है शरीर के अंदर ही खून का फटना। जैसे दही के थक्के होते हैं ना, वैसे ही थक्के बच्चे किसके जम जाते हैं, तो आपको याद रख लेना है किसके दोस्त? ब्लड के जम जाते हैं। कब? जब आरबीसी की अधिकता होती है। अच्छा, एक और बीमारी है, मान लो कि आरबीसी है, इसका जो शेप था यानी आकार था, ये इर्रेगुलर हो जाए। कैसा हो जाए बच्चे? इर्रेगुलर, अनियमित आकार का, अनियमित आकार हो जाए बच्चे। तो इसका जो अनियमित आकार होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? अनियमित आकार को बच्चे बोला जाता है क्या? तो आपको ध्यान रखना, एक बीमारी होती है जिसको नाम देते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम देते हैं? सिकल सेल एनीमिया। और इस सिकल सेल एनीमिया बीमारी का एक और नाम है हाफ मून डिसीज़ भी कहा जाता है, हाफ मून डिसीज़, यानी अर्धचंद्राकार बीमारी भी इसी को ही कहा जाता है। ये किसके जैसा हो जाता है? आधे चंद्रमा के जैसा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ये है तब जब आरबीसी का आकार कैसा हो जाए? इर्रेगुलर हो जाए। हाँ, आरबीसी के बनने की प्रोसेस पूछ ली जाती है कि आरबीसी के बनने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है। तो बच्चे आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, इस क्रिया को आपको एक नाम याद रख लेना है, इसको बोला जाता है एराइथ्रोपोएसिस, एराइथ्रोपोएसिस, एराइथ्रोपोएसिस। या इसी का दूसरा नाम है हीमोपोएसिस, हीमोपोएसिस, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस होती है वो हीमोपोएसिस या एराइथ्रोपोएसिस होती है। आरबीसी को साइंस की लैंग्वेज में ही एराइथ्रोसाइट्स कहा जाता है। तो कभी कोई पूछ ले कि भैया आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एराइथ्रोसाइट्स। क्या होता है बच्चे? एराइथ्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है, एराइथ्रोसाइट्स।
इतनी चीज़ें आपको यहाँ आरबीसी से क्या करना है दोस्त, याद रखना है। एनी हाउ कंडीशन में इतनी अगर आपने चीज़ों पे पकड़ बना ली तो आप आरबीसी से किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। चले अगला है आपका कौन सा, डब्ल्यूबीसी। अब जैसा बच्चे आपने आरबीसी में लिखा था वैसे ही आपको डब्ल्यूसी में एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। सारे पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे बच्चे, लिखने पड़ेंगे। चलें आगे, चलो भाई देख लेते हैं। अगर आपसे इसके बारे में डिटेलिंग करवाने को बोले तो भैया सबसे पहले तो आपको डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म लिखना है। इसको बोला जाता है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल। कॉर्पस्कल हिंदी में क्या बोला जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएँ। श्वेत रक्त कणिकाएँ, ये आपको हिंदी में याद रखना है। अच्छा, इसकी अगर खोज की बात की जाए कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी, इसकी खोज की बात की जाए, डिस्कवर्ड बाय, खोजकर्ता पूछ ले बच्चे तो खोजकर्ता में आपको नाम लिखना है एंड्रल एंड एडिशन। क्या लिखना है बच्चे, एंड्रल एंड एडिशन। पेंड्रल एंड एडिशन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसकी खोज की थी बच्चे, डब्ल्यूबीसी की खोज की थी। ठीक है, चलो आपसे पूछा जाएगा सर ये डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है। डब्ल्यूबीसी अगर बनने का पूछे कि फॉर्मेशन कहाँ पर होती हैं, ठीक है, इनका निर्माण कहाँ पर होता है, तो बच्चे डब्ल्यूबीसी का निर्माण जहाँ आरबीसी बन रही थी वहीं डब्ल्यूबीसी कहाँ पर, बोन मैरो। और बोन मैरो को क्या बोला जाता है बच्चे, बोन मैरो को बोला जाता है अस्थि मज्जा। यानी हम याद रख सकते हैं किसके बारे में, अस्थि मज्जा के बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम चलते हैं कि सर जो आरबीसी होती है बनती तो बोन मैरो है में, लेकिन मरती कहाँ है, तो भैया ये डेड होने के लिए कहाँ जाती हैं, यानी इनकी मृत्यु कहाँ होती है, तो बच्चे ये ब्लड में ही मर जाती हैं। कहाँ मर जाती हैं, ब्लड में, यानी कि रक्त में ही ये ख़त्म हो जाती हैं। सर रक्त में ख़त्म हो जाती हैं तो दोबारा से ये रीजनरेट भी होती होंगी, बिल्कुल रीजनरेट होती हैं। यानी कि दोबारा से अगर इनका पुनर्जन्म पूछे कि बच्चे इनका पुनर्जन्म कहाँ पर होता है, तो बच्चे जहाँ मरती हैं यानी कि ब्लड में, रक्त में, तो रक्त में ही ये दोबारा से जर्मिनेट भी कर जाती हैं। थोड़ा सा और अगर मैं आगे की बात करूँ बच्चे तो आपको क्या याद रख लेना है, इसका आपसे लाइफ स्पेन पूछेगा। लाइफ स्पेन का मतलब होता है बच्चे जीवन काल। तो कभी भी आपसे इसका जीवन काल पूछे कि जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है कितने दिनों तक ज़िंदा रह सकती हैं, 2 से लेकर 4 दिन तक, मैक्सिमम 5 दिन तक, है ना, 2 से 4 दिन बहुत होता है। क्वांटिटी पूछ ले आपसे कि भैया इसकी क्वांटिटी क्या होती है, इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, क्वांटिटी बोले कि मात्रा कितनी होती है, तो बच्चे डब्ल्यूबीसी की मात्रा आपको याद रहना चाहिए 8 से लेकर 10,000 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। ठीक है बच्चे, 8 से लेकर 10,000 प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं कि सर ठीक है, इसको साइंस की लैंग्वेज में और कुछ नाम दिया जाता है। साइंस की लैंग्वेज में अगर इसका नाम पूछे जाएगा तो बच्चे इसका नाम आपको लिखाना है। विज्ञान की भाषा में इसका नाम पूछे तो बच्चे विज्ञान की भाषा में इसका नाम क्या होता है, तो आपको बता देना, इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है बच्चे, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, हाँ। फिर थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं कि सर ये तो ठीक है, इसका क्या न्यूक्लियस के अंदर जो डब्ल्यूबीसी होता है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो बोला हाँ भैया इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, जबकि आरबीसी के अंदर नहीं था। केंद्रक इसके अंदर बच्चे कैसा होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये बोला जाता है कि सर इसका आकार पूछ लिया जाता है कि भैया ये बताओ डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, शेप। ठीक है, शेप यानी कि अगर आकार की बात करें
तो बच्चे आकार कैसा होता है, तो बता दे रहे हैं कि इसका जो आकार होता है वो इर्रेगुलर होता है। कैसा होता है? इर्रेगुलर, यानी अनियमित आकार का, इसका कोई फिक्स आकार नहीं है। लेकिन कभी कभी वो लिखा आता है, ऑप्शन में दे देता है कि अमीबा जैसा, अमीबा जैसा। तो बच्चे अमीबा का भी तो कोई आकार नहीं है, तो अगर अमीबा जैसा लिखा आता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लिखा आता है लाइक अ अमोइबा, लाइक अ अमोइबा, तो बच्चे आपको याद रख लेना है लाइक अ अमोइबा यानी कि अमीबा के जैसा। तो यहाँ से अपने को ये बात पकड़ में आनी चाहिए कि बच्चे जो WBC होता है इसका कोई आकार नहीं होता। जैसा देश वैसा भेष से क्या करता है बच्चे? धारण करता है। क्या करता है दोस्त? धारण करता है। ठीक है, हाँ। फिर चलें आगे। फिर आगे आता है कि सर इसका मेन काम क्या होता है RBC का, WBC का। तो WBC में एक प्रोसेस होती है बच्चे, इसके अंदर एक प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस यानी इस प्रक्रिया का नाम क्या है? उस प्रक्रिया का बच्चे नाम है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। ये प्रोसेस अपने किसके अंदर होती है? WBC के अंदर। तो कोई पूछे तुमसे ऑप्शन में आ जाए कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस कहाँ पर होती है, प्रक्रिया कहाँ पर होती है, और ऑप्शन में अगर आपको WBC मिलता है तो आप बिल्कुल WBC पे लगा देना। WBC में ये प्रोसेस का मतलब क्या है समझो। एक WBC है, उसका कोई फिक्स शेप नहीं है। यदि उसको बैक्टीरिया को खाना हो तो वह बैक्टीरिया के पास जाएगा और क्या धीरे धीरे क्या करेगा बच्चे? झूठे पाँव बनाना शुरू करेगा। मतलब ये WBC अपने आकार में परिवर्तन करेगा, और जैसा देश वैसा देश ये लगातार क्या करते जाता है बच्चे? लगातार अपने आकृति में परिवर्तन करते जाता है। क्यों? ताकि वो बैक्टीरिया को किल कर सकते, बैक्टीरिया को मार सके। और एक समय ऐसा आता है कि वो WBC उस बैक्टीरिया को किल कर देता है, मार देता है। और कैसे? उसके पास जाके उसी के अनुसार स्ट्रक्चर बना के। तो उस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस, अपने अनुसार आकृति को ढालना उसको। इसीलिए WBC के अन्य नाम पूछे ना, कभी भी आपसे अन्य नाम पूछे तो देखो बच्चे इसके कितने अन्य नाम होते हैं। अदर नेम, अदर नेम यानी कि अन्य नाम की अगर आपसे बात करता है बच्चे तो अन्य नाम में आपको 4-5 बहुत नाम अच्छे से याद रख लेना। नंबर पहला, इसको बोला जाता है फाइटर सेल। क्या बोला जाता है बच्चे? फाइटर सेल। ठीक है। दूसरा बच्चे इसी को बोला जाता है बॉडीगार्ड सेल, बॉडीगार्ड सेल। ठीक है। अगर तीसरा नाम पूछे तो भैया इसको बोला जाता है फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल। ठीक है। इसी को ही बोला जाता है सोल्जर ऑफ इम्यून सिस्टम। क्या बोला जाता है बच्चे? सोल्जर ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली का सैनिक भी बच्चे किसे कहा जाता है? आपके WBC को कहा जाता है। ठीक है, चले आगे। फिर देखो WBC के टाइप थे। WBC के 2 टाइप थे, एक ग्रेनुलोसाइट्स और एक ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि कणिकामय और अकणिकामय। अरे हाँ कि ना, कणिकामय और अकणिकामय दोनों। कणिकामय के कितने टाइप्स थे आगे चल के? तो आप बोलना है 3, बेसोफिल, इसिनोफिल और आपका एक और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल। और बच्चे 2 थे किसके? तो आपको बता देना है, एक ग्रेनुलोसाइट्स के, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट को भी आगे चल के 2 भागों में बांटा गया था, एक को B टाइप की लिम्फोसाइट, एक को T टाइप की लिम्फोसाइट। बस आपको यहाँ से इतनी चीज़ें याद रखनी थी। अब चलें आगे। अब मान लो ये है कि सर अगर WBC की मात्रा ज़्यादा हो जाए, सपोज दैट कि आपके बॉडी में WBC की क्वांटिटी कैसी हो गई? ज़्यादा हो गई, तो समस्या पड़ जाती है कि सर यहाँ पर होगा क्या। तो WBC अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो भैया एक बीमारी हो जाता है जिसे क्या बोला जाता है? तो बोला है आपको ब्लड कैंसर। क्या बोला है दोस्त? ब्लड कैंसर। ठीक है। तो कभी भी आपसे बोले कि WBC ज़्यादा हो जाती है तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर हो जाता है। क्लियर? चलो इधर से देख लेते हैं कि मान लो अगर आपके बॉडी में WBC ज़्यादा हो गई, ज़्यादा मतलब 1 लाख से ज़्यादा प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन में, तो उस बीमारी को बोला जाता है बच्चे ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर यानी कि इसको साइंस की भाषा में बोला जाता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ठीक है बच्चे।
तो अगर कोई आपसे ल्यूकेमिया बोलता है तो ल्यूकेमिया का मतलब क्या है, ब्लड कैंसर है। और ये कब होता है, जब हमारे अंदर WBC की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। मान लो अगर WBC की क्वांटिटी क्या से होगी बच्चे, कम हो गई, यानी कि आपसे कम हो गई, तो जनरली तौर पे हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होगी वो कैसी हो जाएगी बच्चे, वीक हो जाएगी, यानी कमज़ोर हो जाएंगे हम लोग। और कमज़ोर हो जाएंगे तो उसको बोला जाता है बच्चे ल्यूकोपेनिया, ल्यूकोपेनिया। ठीक है, क्या बोलेंगे दोस्त, उसको बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर और ल्यूकोपेनिया का मतलब होता है शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाना बच्चे, कम हो जाना। क्या हो जाना, कम हो जाना। ठीक है, आगे चलें, थोड़ा सा आगे चले बच्चे। अच्छा, कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि मान लो हमारे बॉडी में अगर आपसे पूछे कि लार्जेस्ट WBC कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट WBC में बच्चे आपको नाम याद रख लेना, मोनोसाइट, मोनोसाइट। और अगर स्मॉलेस्ट आपसे पूछे WBC की सबसे छोटी WBC कौन सी होती है, तो भैया बता देना है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट। फिर आपसे पूछा जाएगा सर हमारे बॉडी में मेमोरी सेल कौन बनाता है, तो भैया बता देना मेमोरी सेल आपके बनाती है WBC। कौन बनाती है बच्चे, WBC बनाती है। HIV या बच्चे अगर HIV से लड़ने का काम कौन करेगा बच्चे, हमारी कौन करेंगी, WBC करेंगी। हमारे अंदर हिस्टामाइन जो केमिकल होगा, हिस्टामाइन केमिकल जिसके कारण एलर्जी होती है, हिस्टा जो माइन होता है हिस्टामाइन, इसके कारण क्या होती है, एलर्जी। तो भैया इससे लड़ने का काम भी कौन करता है, WBC करती है। यानी हमारे बॉडी में एलर्जी से भी लड़ने का काम कौन करेंगी, WBC करेंगे। क्लियर है दोस्त, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रख लेनी है। जो पॉइंट यहाँ से निकाल सकता था, बना सकता था बच्चे, वो अपन ने सारी चीज़ें बनाने की कोशिश की है। ठीक है, अब चलते हैं कि सर हमारे RBC हो गए, WBC हो गए। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं कि सर प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा ये टाइप्स ऑफ WBC, तो टाइप्स ऑफ WBC में तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ना बच्चे, है ना। देखो बता चुका हूँ कैसे। जो WBC होते हैं दो टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि अगर मैं इसको नाम दूं तो ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है ऐसी WBC जिसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हों, तो वो कौन से होते हैं, कणिकामय। इसको बोला जाता है बच्चे कणिकामय। क्या नाम देंगे, कणिकामय। ठीक है, और इसको बोला जाता है akणिकामय। ऐसी WBC जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं पाए जाते उसको बोलते हैं akणिकामय। कणिकामय कितने टाइप के होते हैं, तो बता देना है बच्चे, 3 टाइप के, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल। बेसोफिल का मतलब जिसका pH मान 7 से ज़्यादा हो, pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। अच्छा, एसिनोफिल का मतलब क्या होता है, जिसकी pH वैल्यू 7 से बच्चे कम हो। और न्यूट्रोफिल का मतलब जिसकी pH वैल्यू बच्चे कितनी हो, 7 हो। 7 pH वैल्यू तो न्यूट्रोफिल। एसिनोफिल मतलब 7 से कम pH वैल्यू, और बेसोफिल मतलब जिसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा हो। कैसे हो बच्चे, ज़्यादा हो। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये 2 कणिकामय के टाइप है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट को आगे चल के बांटा गया है 2 भागों में, बीटा टाइप और T टाइप का लिम्फोसाइट। हालांकि एक और होता है नेचुरल किलर सेल होता है, जो सामान्य तौर पर इसको मृत्यु कोशिका भी कहा जाता है। ठीक है, ये हैं WBC के क्या बच्चे, प्रकार। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, जहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता था केवल अपन ने उतने ही लिखे हैं। तो ये WBC के सारे अपन ने टाइप ऑलरेडी कर ही लिए। अब आ जाओ किस पे बच्चे, प्लेटलेट्स पर। किस पे आ जाओ, प्लेटलेट्स पर। ठीक है, तो प्लेटलेट से भी बच्चे उतनी ही चीज़ें आपको याद रखना है। जनरली तौर पर इसमें ज़्यादा आपको तामझाम रटने की ज़रूरत नहीं है। पूछे आपसे कि सर जो प्लेटलेट्स होती हैं इसको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। किस आकार के होते हैं, इरेगुलर की। अगर फॉर्मेशन पूछे तो बोन मैरो में। लाइफ स्पेन 8 से 10 दिन। डेथ कहाँ होती है, ब्लड में। काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉटिंग कराना। क्या होता है, ब्लड की क्लॉटिंग कराना। मतलब कुल मिला के इतनी चीज़ें आपको रटना है। तो प्लेटलेट्स का सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि सर जो प्लेटलेट्स होती हैं ये हमारे ब्लड में है, हाँ जी हैं। तो ये भैया कहाँ पर बनती हैं, तो इनका फॉर्मेशन पूछ ले कि निर्माण पूछे कि भैया इनका निर्माण कहाँ होता है, तो भैया प्लेटलेट्स का अगर निर्माण पूछे तो जहाँ RBC WBC और प्लेटलेट्स था वहीं पर होती हैं। कहाँ पर, तो बच्चे आपको याद रखना है बोन मैरो में, यानी कि अस्थि मज्जा में। कहाँ पर, अस्थि मज्जा। एक पॉइंट ये आप याद रख सकते हो। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि फॉर्मेशन तो इधर हो गया, दूसरा आपसे क्वांटिटी की बात करूँ कि सर क्वांटिटी कितनी होती है,
क्वांटिटी यानी कि मात्रा कितनी होती है, तो बच्चे बता देना है कितनी होती है, लैक्स में होती है। किस में होती है बच्चे, लैक्स में होती है। कभी भी कोई क्वांटिटी आपसे पूछता है कि सर इसकी क्वांटिटी, तो आपको बता देना है लगभग 4.5 से लेकर 5.5 लाख प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन, ठीक है, इतने। अगर 100 ml हीमोग्लोबिन लिया जाए तो 4.5 से 5.5 लाख क्या होती हैं, हमारे प्लेटलेट्स होती है। तीसरा, अगर इनकी डेथ पूछी जाए कि इनकी डेथ कहाँ पर होती है, तो बच्चे ये ब्लड में ही मर जाती हैं। कहाँ पर मरती हैं, ब्लड में, रक्त में। दोबारा से रीजनरेट कहाँ होती है, कभी कभार थोड़ा बहुत रीजनरेट होती हैं बच्चे। तो दोबारा से रीजनरेशन की बात की जाए कि दोबारा से रीजनरेट कहाँ होती है, पुनर्जन्म, तो भैया जहाँ पर मर रही थी ब्लड में, वहीं पर ये दोबारा से क्या कर जाती हैं, जर्मिनेट कर जाती है, ठीक है। अच्छा, प्लेटलेट्स का आपसे लाइफ स्पेन पूछेगा कि सर लाइफ स्पेन बताइए, जीवन काल, प्लेटलेट्स कितने दिनों तक जीवित रह सकती हैं। तो बच्चे अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, बट एक ऑन एन डेटा आप एवरेज याद रखना है, 7 से लेकर 14 दिन तक, 7 से लेकर 14 दिन, ये बच्चे डेज में है, लेकिन कभी कभी इसी को लिख देता है 1 to 2 वीक, 1 से 2 सप्ताह, इसका मतलब भी वही है। और जनरल ऑप्शन ही में आपको मिलेगा 8 से 9 दिन या 8 से 10 दिन या 9 से 10 दिन, कुछ भी मिल सकता है, बट इसी के करीब करीब आपको डेटा क्या होगा बच्चे, वेरी करेगा। तो आपको करना क्या है, 7 से 14 दिन का पूरा मोटा मोटा एक डेटा याद रखना है, ठीक है। चलें आगे। हाँ, आकार आपसे पूछे कि भैया इसका आकार कैसा होता है। अगर कभी आपसे प्लेटलेट्स का शेप पूछे यानी कि आकार पूछे, तो बच्चे आकार में आपको याद रखना है इर्रेगुलर। कैसा होता है, इर्रेगुलर यानी कि अनियमित आकार का। तो बच्चे ये कैसा होता है, अनियमित आकार का, ठीक है, अनियमित आकार का ये होता है। फिर साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना है कि सर इसका मेन काम है क्या एक्चुअली में। ये जो प्लेटलेट्स होती है इसको साइंस की लैंग्वेज में थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। साइंस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है दोस्त, थ्रोम्बोसाइट्स। तो कभी कोई पूछ ले तो भैया बता देना कि ये क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स हैं, थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। फिर आगे आते हैं कि सर जो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, तो आपको होता है ना ब्लड क्लॉटिंग कराना। ब्लड क्लॉटिंग हिंदी में क्या बोला जाता है, रक्त का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना। और आपको पता होना चाहिए जो रक्त का थक्का है, ब्लड क्लॉटिंग है, ये भैया 2 से 5 मिनट में जमना स्टार्ट हो जाना चाहिए, 2 से 5 मिनट में। इसके लिए कौन सा प्रोटीन मदद करता है बच्चे, प्रोटीन पूछे तो मेन प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजन, जो ब्लड में होता है और प्लेटलेट्स के पास ही होता है। अगर यहाँ से पूछे कौन सा मिनरल्स मदद करता है हमारे रक्त के थक्का को जमाने में, कौन सा खनिज पदार्थ, तो बता देना बच्चे कैल्शियम। पूछे कौन सी सेल मदद करती हैं, कोशिकाएँ, तो बच्चे बता देना है प्लेटलेट्स। और अगर आपसे दोस्त पूछे कि कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन में तो दोस्त आपको लिख के आ जाना है कि विटामिन के मदद करता है। कौन करता है, के। अब बार बार ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि सर के भी लिखाता है, कैल्शियम भी लिखाता है, हम समझ नहीं पाते क्या, तो वो अलग अलग हैं दोस्त। प्रोटीन पूछे तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, मिनरल्स पूछे तो कैल्शियम, सेल पूछे तो प्लेटलेट्स, और विटामिन पूछे तो विटामिन के। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे रक्त का थक्का जमाने में क्या करती हैं, मदद। अब समस्या थोड़ी सी यहाँ बढ़ जाती है कि मान लिया जाए कि हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएं, तब होगा क्या, तो शरीर के अंदर ही ब्लड जम जाएगा बेटा, शरीर के अंदर ही ब्लड क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जिसको थ्रोम्बोब्लास्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोब्लास्टिस कहा जाता है। यानी कि जनरली तौर पे आपसे बोला जाएगा कि सर होता क्या है इसमें, तो बता देना है कि अगर प्लेटलेट्स आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, है ना, प्लेटलेट्स मान लो अगर ज़्यादा हो गई आपके शरीर में, प्लेटलेट्स ज़्यादा होगी, तो भैया क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट इनसाइड द बॉडी, ब्लड क्लॉट इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर खून का जमना, इनसाइड द बॉडी लिख लेना, शरीर में खून का जमना, खून का जमना, जिसके कारण भैया हमारे ऑर्गन काम करना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ध्यान रखना। और मान लो अगर प्लेटलेट्स कम हो गई, तो प्लेटलेट्स का मेन काम था रक्त का थक्का जमाना, अगर ये कम हो जाएं तो बच्चे डू नॉट ब्लड क्लॉटिंग, क्या लिख देना, डू नॉट ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा,
नहीं जमेगा। और रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो भैया एक बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है, पता है आपको। मान लो किसी की बॉडी में प्लेटलेट्स बने ही ना, अगर मैं बोलूँ कि किसी की बॉडी में प्लेटलेट्स बने ही ना, तो उनके अंदर एक बीमारी होती है, उसका नाम है हीमोफीलिया। क्या है बच्चे? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो सबसे पहले महारानी विक्टोरिया की फैमिली में हुई थी, इसलिए इस बीमारी का एक और नाम है, इसको बोला जाता है रॉयल डिसीज़, शाही बीमारी। रॉयल डिसीज़ यानी कि शाही बीमारी। और कभी पूछे तो इसका एक और नाम है, इसको सबसे पहले 25 दिसंबर को आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए इसे बोला जाता है क्रिसमस फैक्टर डिसीज़। क्रिसमस फैक्टर डिसीज़ यानी क्रिसमस कारक बीमारी। क्रिसमस कारक बीमारी। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर में रक्त का थक्का नहीं जम जाता। किसी बच्चे को अगर ये बीमारी है और एक बार अगर चोट लग जाए तो उसका ब्लड लगातार बॉडी से बाहर निकलता रहता है, और ये तब तक निकलता है जब तक आप उस पर एक एंटी ड्रग का इंजेक्शन ना लगवा दो। विदाउट एंटी ड्रग इंजेक्शन के वो ब्लड बंद नहीं हो सकता। यही इस बीमारी की क्या है दोस्त? खासियत है। तो यहाँ तक अपन ने सारे की सारे क्या पढ़ ली? सेल पढ़ लें, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा, ब्लड का कंपोजिशन, लिक्विड और सॉलिड मटेरियल ऑलरेडी कल कर लिया था। तो बाकी की बची हुई चीज़ें अब बचेगा कि ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ होता है, ब्लड सर्कुलेट किस किस को कराता है, और हार्ट में हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है वो जाता कहाँ कहाँ है। ये हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।